हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे, नमस्कार। प्यारे साथी, आज हम स्वरों का स्वरों का वर्गीकरण हमारा चल रहा था। तो आगे हम मेरे दोस्त उससे आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, स्वरों के वर्गीकरण में ही मेरे दोस्त अब हम आगे बढ़ते हैं। किस पर हम बढ़ते हैं मेरे दोस्त? किस पर? जीवा के आधार पर स्वर का प्रकार अगर हम देखें तो किसके आधार पर मेरे दोस्त? जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आगे हम करते हैं किसके आधार पर? यह है मेरे दोस्त जीवा के आधार पर, आधार पर स्वर। ठीक है, देखिए, जीवा के आधार पर जो स्वर होते हैं इनका जो वर्गीकरण होता है वो मेरे दोस्त तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे वीर? आपका तीन प्रकार का वर्गीकरण मेरे दोस्त आप लोगों का होता है। अब आप कहोगे तीन प्रकार कौन कौन से मेरे दोस्त होते हैं आपके? यहां देखिएगा, तीन प्रकार में सबसे पहले प्रकार आता है आप लोगों का कौन सा? अग्र। कौन सा आता है? अग्र स्वर आता है। एक आता है पश्च स्वर, एक आता है मध्य स्वर। आप कहोगे अग्र, अग्र का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? अगर मैं अग्र की बात करता हूं तो अग्र का अर्थ होता है आगे का भाग, यानी कि जीभ का अग्रभाग। ठीक है, क्या कहूंगा मेरे दोस्त? जीभ का अग्रभाग, अग्रभाग। अगर जीभ का अग्रभाग कार्यरत होगा, अगर जीभ का अग्रभाग कार्यरत हो तो मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? अग्रस्वर हो जाएगा। और अग्रस्वर जो होते हैं वो कौन कौन से मेरे दोस्त आप लोगों के होते हैं? मैं अगर बात करता हूं तो अग्रस्वर मेरे दोस्त दोनों तो ई हो जाएंगे और आपका मेरे दोस्त ए से एडी और ऐ से एनक आप लोगों का हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो भाग है आपका जीभ का आगे का नोक वाला भाग, ये मेरे दोस्त आपका अग्रभाग होता है और जीभ का आगे का भाग कार्य करता है। उसी को मेरे दोस्त हम अग्रस्वर की संज्ञा देते हैं और अग्रस्वर जो होते हैं दोनों ई और दोनों अय होते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? एक बार थम्स अप करके बताएंगे। इतनी बात मेरे वीरों सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? एक बार थम्स अप करके बताएंगे जल्दी से। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से मध्य स्वर की, तो सर आप कहोगे कि भैया जी मध्य स्वर क्या होता है? मध्य स्वर क्या होता है? तो मेरे दोस्त जो मध्य स्वर होता है बस केवल और केवल कौन सा होता है? ए। ये मध्य स्वर होता है मेरे दोस्त आप लोगों का ए, जिसको आप मेरे दोस्त किस नाम से और जानते हो? जिसको आप केंद्रीय स्वर के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो मेरे दोस्त? आप इसको केंद्रीय स्वर के नाम से मेरे दोस्त आप इसको जानते हो। आप कहोगे मध्य क्या होगा? यानी कि जीभ का मध्य भाग कार्यरत होगा। इतनी बात सबकी समझ में आई है ना? मैंने कहा इसकी जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी कि जीभ का मध्य भाग कार्यरत हो। जीभ का मध्य भाग, मध्य भाग कार्यरत हो, कार्यरत हो, उसको कहते हैं मेरे दोस्त हम क्या? मध्य स्वर। उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हम मध्य स्वर कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? केवल ए होता, केवल ए। ऐसे अनार, आ नहीं होता पवन, आ से आम ना होता मेरे शेर, आ से आम ना होता। ए को हम केंद्रीय स्वर के नाम से भी जानते हैं। इस ए को हम मेरे दोस्त उदासीन स्वर के नाम से भी जानते हैं। किसके? उदासीन स्वर के नाम से भी मेरे वीर हम इसको जानते हैं। ये बात भी अपने दिल और दिमाग में बसाइएगा। ये बात भी मेरे दोस्त आप अपने दिल और दिमाग में बसाइएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है तीसरा नंबर, जिसको हम कहते हैं पश्च स्वर। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? जिसको हम पश्च स्वर कहते हैं। अब आप कहोगे कि पश्च स्वर क्या होता है? तो मेरे दोस्त पश्च स्वर बोलते हैं हम किसको? कि जिसमें जीभ का पिछला भाग कार्यरत हो, यानी कि जिसके उच्चारण करने पर जीभ का जो पिछला भाग है वो मेरे दोस्त कार्यरत होता है, उसको कहते हैं मेरे दोस्त क्या? पश्च स्वर। मैंने कहा जीभ का पिछला भाग कार्यरत हो, जीभ का पिछला भाग
पिछला भाग कार्यरत कार्यरत हो, उसको कहते हैं मेरे दोस्त हम पश्च स्वर। और पश्च स्वर जो होते हैं मेरे दोस्त वो आपके कौन कौन से होते हैं? पश्च स्वर जो होते हैं मेरे दोस्त आप लोग उसको लिखिएगा। एक तो होता है आ से आम, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, एक होता है औ से औखली, और एक होता है मेरे दोस्त औ से औरत। ये आप लोगों के पश्च स्वर मेरे दोस्त होते हैं। बात समझ में आ गई है ना? ये आप लोगों के मेरे दोस्त क्या होते हैं? पश्च स्वर आप लोगों के होते हैं। मुझे बताइएगा जीभा के आधार पर आप सभी विद्यार्थियों को इतनी बातें क्लियर हुई या ना? मुझे थम्स अप करके बताइए जल्दी से। जीभा के आधार पर मुझे इतना बताइएगा, इतनी बातें क्लियर हुई या ना? जल्दी से बताओ, जल्दी से थम्स अप करके बता दो। ठीक है, इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों की क्लियर हुई है ना? एक बार जल्दी से मुझे बता दो, फटाफट फटाफट थम्स अप करके बता दो। इतनी बात सभी साथियों की क्लियर हुई है ना? बताइए जल्दी से, क्लियर हुई है ना? एकदम हो गई होगी, एकदम बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त हो गई होगी। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, इसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या? उच्चारण या फिर औष्ठ के आधार पर। क्या मिलेगा? उच्चारण, उच्चारण या औष्ठ के आधार पर। किसके आधार पर? औष्ठ के आधार पर। अगर मैं बात करूं उच्चारण या औष्ठ के आधार पर, तो मेरे दोस्त इसका प्रकार जो मिलेगा वो दो प्रकार मिलेगा। इसका जो प्रकार मिलेगा वो क्या मिलेगा मेरे दोस्त? दो प्रकार आप लोगों का मिल जाएगा। दो प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगा। आप कहोगे कैसे? ठीक है, आप कहोगे किस तरीके से मेरे दोस्त? आप लोगों को मैं बता दूं, उच्चारण या औष्ठ के आधार पर दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का अव्रत मुखी, एक होता है अव्रत मुखी स्वर, ये होता है मेरे दोस्त आपका, और एक होता है व्रतमुखी स्वर। आप कहोगे अव्रत मुखी स्वर की क्या परिभाषा होती है भैया जी? अव्रत मुखी बोलेंगे कि जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार अथवा व्रतमुखी नहीं होते। मैं बोलूंगा कि जिनके उच्चारण में, जिनके जिनके उच्चारण में, उच्चारण में होठ, होठ गोलाकार, होठ गोलाकार अथवा, होठ गोलाकार अथवा क्या नहीं होते मेरे दोस्त? होठ गोलाकार अथवा व्रतमुखी, व्रतमुखी अर्थात वृत्ताकार स्थिति में, है ना? अथवा व्रतमुखी नहीं होते, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, उन्हें अव्रतमुखी कहते हैं। उन्हें अव्रतमुखी, अव्रतमुखी स्वर कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की क्लियर हो गई। मैंने कहा आप लोगों से कि जिन स्वरों के उच्चारण में जो हमारे होठ हैं वो गोलाकार, गोल, गोलाकार अवस्था में, गोलाकार स्थिति में, वृत्ताकार स्थिति में या व्रतमुखी व्रत के आकार के नहीं बनते हैं उच्चारण में, उनको ही मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? अव्रतमुखी कहते हैं। जैसे मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त उदाहरण के तौर पर आप लोगों से, तो अव्रतमुखी कौन कौन से मेरे दोस्त आप लोगों के हो जाएंगे? अव्रतमुखी आपके हो जाएंगे, एक तो आप लोगों का हो जाएगा मेरे दोस्त देखिएगा अव्रतमुखी कौन से हो जाएंगे मेरे दोस्त आपका? अव्रतमुखी होगा मेरे दोस्त आप लोगों का, ध्यान देना आप सभी विद्यार्थी भी, ठीक है? अव्रतमुखी होगा मेरे दोस्त आप लोगों का, एक तो हो जाएगा
एक हो जाएगा मेरे दोस्त आ, क्या होगा, एक तो हो जाएगा ए आपका, एक हो जाएगा आ, ठीक है, और हो जाएगा मेरे दोस्त छोटी ई, एक हो जाएगा बड़ी ई, क्या हो जाएगा, एक छोटी ई, एक हो जाएगा मेरे दोस्त बड़ी ई, एक हो जाएगा ए से एड़ी, एक हो जाएगा आई से एनक। ये मेरे दोस्त आप लोगों के क्या हो जाएंगे, अव्रतमुखी हो जाएंगे, क्योंकि इनके उच्चारण में व्रत, होठ जो है वृत्ताकार स्थिति में, गोलाकार स्थिति में नहीं होते हैं, नहीं आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे दिया है मेरे दोस्त, इसके बाद भेद आता है आप लोगों का अव्रत मुखी। इसके बाद भेद दिया है मेरे दोस्त आपका अव्रत, ठीक है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद आप लोगों का आता है क्या, अव्रत मुखी के बाद आता है मेरे दोस्त आपका व्रत मुखी। क्या आता है मेरे दोस्त आपका, व्रत मुखी स्वर। उसका विपरीत मेरे दोस्त होता है व्रतमुखी स्वर। आप कहोगे कैसे होता है, जो सामने परिभाषा लिखी है मेरे दोस्त उसको, जो सामने देखिए, जब एप्लीकेशन पर क्लास शुरू हो जाती है तो वो आपको जो नोटिफिकेशन पहुंचता है वो 3-4 मिनट के बाद पहुंचता है। ये एप्लीकेशन पर ही ऐसा होता है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, परेशान ना हो। बात समझ में आ गई है ना, तो परेशान मत हो बिल्कुल भी। विव्रत किस में आता वो मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। व्रतमुखी जो होता है मेरे दोस्त, जिनके उच्चारण में, परिभाषा लिखेंगे इसकी, जिनके उच्चारण में होठ, होठ गोलाकार, होठ क्या होंगे मेरे दोस्त, गोलाकार, अथवा, अथवा व्रतमुखी, होठ गोलाकार अथवा व्रतमुखी मेरे दोस्त होते हैं, होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उन्हें व्रतमुखी कहते हैं। अब आप कहोगे कि व्रतमुखी में सर कौन सा होता है हमारा, ये बता दीजिएगा। तो मेरे दोस्त व्रतमुखी के अंतर्गत जो आप लोगों के आने हैं उनको भी नोट कर लीजिएगा, जो बाकी बचे हैं वो आपके व्रतमुखी के अंतर्गत ही मेरे दोस्त आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये तो हैं अव्रतमुखी, और बाकी जो बचे वो आपके व्रतमुखी में आ जाएंगे। एक ऊ आ जाएगा, एक बड़ा ऊ आ जाएगा, एक ओ आ जाएगा। आप चाहो तो इनका उच्चारण करके देख सकते हो, होठ आपके वृत्ताकार स्थिति में आ रहे होंगे। आप चाहो तो मेरे दोस्त इसका मेरे दोस्त उच्चारण करके देख सकते हो, आप लोगों को होठ जो है वृत्ताकार स्थिति में मिल रहे होंगे। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त। इसके बाद आता है मेरे वीर आप लोगों का, जिसको मैं कहता हूं, जो गुड़िया पूछ रही थी कि भैया जी विव्रत स्वर किस में आएगा, तो मेरे दोस्त वो इसके अंतर्गत आएगा, मुख या मुख विवर, मुख विवर, या फिर मेरे दोस्त आपका मुख खुलने के आधार पर, या मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, ये होते हैं आप लोगों के 4 प्रकार। क्या होते हैं ये, 4 प्रकार होते हैं।
ये कितने प्रकार होते हैं मेरे दोस्त आप लोगों के? 4 प्रकार मेरे दोस्त आप लोगों के होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये 4 प्रकार को मेरे दोस्त कैसे कैसे करके समझना है हमें, ये चीज को हमें ध्यान में देना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त आप। एक मिनट का समय लेंगे मेरे दोस्त, ऐसा मत सोचना कि क्लास बंद हो गई है, क्लास चल रही है, सीन 2 लगाया है ताकि मैं पीडीएफ लगा सकूं। एक पीडीएफ आपके लिए ऐड कर रहा हूं जिसमें चित्र पित्र वाला सब चीज मिल जाए। ठीक है, इस पीडीएफ में आप लोगों को चित्र वगैरह सारी चीजें मिलेंगी। इस पीडीएफ में जो है आपको चित्र वगैरह सारी चीजें मिलेगी, इसमें सहारा आपको ही होगा, इसलिए ये पीडीएफ मेरे दोस्त मैंने ऐड की है। देखो, जैसे मैंने अभी आप लोगों को अग्र मध्य पश्च बताया था ना, तो देखो ये रहा अग्र मध्य जो पश्च बताया था मैंने, वो रहा ये, देखो ये रहा। ठीक है ना, मैंने कहा था ना अग्र मध्य और पश्च जो बताया था वो देखो ये रहा। चित्र मंगवाए हैं मैंने अभी दोबारा से, ये देखो ये पश्च भाग है आप लोगों का, ये रहा पश्च भाग, और ये अग्र भाग, ये मध्य भाग है आप लोगों का जीभ का, और ये अग्रभाग है जीभ का। ये देख लो सब स्वर आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, सब स्वर आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, ये डायग्राम मैंने मंगवाए हैं, इसलिए मैंने सीन 2 लगाया था। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई दोस्त? अब बताओ, अब समझ में आया ना? ये डायग्राम आपके समझाने के लिए लगाया मैंने। ठीक है, अब बताओ इतनी बात समझ में आई है ना? अब हम पढ़ रहे हैं किसके आधार पर? ये मुख विवर के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त? मुख विवर के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया 4 प्रकार आपको देखने के लिए मिलेंगे। मुख विवर में आपको क्या मिलेगा मेरे दोस्त? 4 प्रकार मेरे दोस्त आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आप कहोगे 4 प्रकार कौन कौन से देखने के लिए मिलेंगे, तो उसको ध्यान में रखना है। जिसमें मुख विवर बोल दो, या जिसमें मेरे दोस्त जीभ की ऊंचाई कह सकते हो, या मुख खुलने के आधार पर मेरे दोस्त आप कह सकते हो। जैसे मेरे दोस्त 4 प्रकार में सबसे पहले आप लोगों को संवृत्त स्वर मिलेगा। कौन सा मिलेगा? संवृत्त स्वर मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा। आप कहोगे संवृत्त स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, संवृत्त स्वर की जो परिभाषा होती है वो जिन इनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है या मुख संकरा होता है, संकराकार का होता है ना, मुख द्वार संकरा हो जाता है। क्या बोलेंगे? इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में मुख लगभग लगभग बंद रहता है। किसी किसी बुक में मेरे दोस्त ये मिलेगा आप लोगों को मुंह बंद रहता है, नाम मात्र के लिए खुलता है वैसे, लेकिन मुंह बंद रहता है, किसी बुक में ये भी मिलेगा। इनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है, या नई परिभाषा मिली है, देखिए ये मुख द्वार, मुख द्वार संकरा, मुख द्वार जो है वो कैसा हो जाता है मेरे दोस्त? संकराकार का, यानी कि संकराकार का मुख द्वार मेरे दोस्त हो जाता है, या मैं कह दूं संकरा हो जाता है। मुख द्वार कैसा हो जाता है? संकरा हो जाता है, संकरा हो जाता है। उसी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? उसी को मेरे वीर हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? आपका संवृत्त स्वर कहते हैं। आप कहोगे संवृत्त स्वर कौन कौन से होंगे सर, है ना? आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर संवृत्त स्वर कौन से होंगे। ठीक है ना, तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा संवृत्त स्वर जो होते हैं बस केवल आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसकी ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसकी जो ट्रिक है मेरे दोस्त वो सुई से बन जाएगी, सुई 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 से बन जाएगी इसकी ट्रिक, यानी कि दोनों तो ई हो जाएंगे मेरे दोस्त, और दोनों आप लोगों के ऊ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके संवृत्त स्वर। इसमें मुख जो है हल्का सा बंद रहता है, कुछ बुक में बंद ही दिया है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं
कुछ बुकों में बंद दिया है, कुछ बुकों में लगभग बंद दिया है, ऐसा रहता है, ऐसा लिखा रहता है। और कुछ मुख में मेरे दोस्त संकरा, मुख द्वार संकरा हो जाता है, इस तरीके से दिया। तो परिभाषा वंचित ना रहे, परिभाषा से किसी से भी वंचित ना रहे, इसलिए इस बात को दिमाग में रखना है आप सभी विद्यार्थियों को। ठीक है जी, ये बात का ध्यान रखना, कोई सी भी परिभाषा आ जाए वो समृत की परिभाषा हमारी होगी, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है जी। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है अर्ध समृत स्वर। क्या आता है? अर्ध समृत स्वर। अब आप कहोगे कि अर्ध समृत स्वर किसको कहते हैं, यहां ध्यान देंगे। अगर मैं बात करूं अर्ध समृत स्वर की, तो इनके उच्चारण में समृत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, यानी कि इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में मुख समृत की अपेक्षा, समृत की अपेक्षा थोड़ा खुलता है, थोड़ा मुख खुलता है, थोड़ा मुख खुलता है। उसी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त हम? अर्ध समृत स्वर। अब आप कहोगे अर्ध समृत स्वर के अंतर्गत क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी? अर्ध समृत में मेरे दोस्त आप लोगों को जो देखने के लिए मिलेगा, अर्ध समृत के अंतर्गत इसकी जो ट्रिक बनेगी वो सीधी सी ट्रिक बनेगी, ओए एक साथ लिख देना। इसकी जो ट्रिक बनेगी ना मेरे दोस्त, एक साथ लिख देना ओए। किसी को बुला रहे हो ना, ऐसे करके लिख देना ओए, ये एक साथ जोड़ देना इसको ओए। लेकिन होते कौन कौन से हैं? ए से एड़ी और ये ओ से औरत, ओ से ओखली, सॉरी, ओ से क्या होता है मेरे दोस्त आपका? औरत। इसको एक साथ लिख दोगे तो ये ट्रिक के काम करेगी, ओए। अलग अलग कर दोगे तो मेरे दोस्त आपके ये अर्ध समृत स्वर कहलाएंगे, ओ और ए से एड़ी और ओ से ओखली। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या? अर्ध समृत के बाद मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को अर्ध विवृत। क्या मिलेगा मेरे दोस्त आपको? अर्ध विवृत मिलेगा, विवृत स्वर, विवृत स्वर मिलेगा। अब आप कहोगे कि विवृत स्वर की क्या परिभाषा सर जी होती है? तो देखो मेरे दोस्त, विवृत स्वर की परिभाषा आप लोगों की होगी क्या? वो होगी कि इनके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। क्या होगा? इनके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। इनके उच्चारण में क्या होता है मेरे दोस्त? मुख जो है वो सबसे अधिक खुलता है। तो मेरे दोस्त क्या होगा इसमें? केवल और केवल आप लोगों को उदाहरण के तौर पर देखने के लिए मिलेगा इसमें आ, ये हो जाएगा आप लोगों का विवृत स्वर। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका विवृत स्वर हो जाएगा। और लास्ट में आता है आप लोगों का मेरे दोस्त अर्ध विवृत स्वर चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर क्या आता है मेरे दोस्त आप लोगों का? अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। ठीक है। इसकी परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों की बनेगी क्या? कि विवृत से तो कम और अर्ध समृत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। बात समझ में आ गई क्या ना? या आप ऐसे कह सकते हो कि विवृत स्वरों की तुलना में थोड़ा कम मुख खुलता है। ठीक है। इसकी परिभाषा बनेगी आप लोगों की कि विवृत से कम और अर्ध समृत से थोड़ा अधिक, अर्ध समृत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। क्या बनेगी? विवृत से कम, विवृत से कम तथा अर्ध समृत से, अर्ध समृत स्वर से थोड़ा अधिक, थोड़ा अधिक मुख खुलता है।
मुख खुलता है उसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अर्धविवृत स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, उसको भी देख लीजिएगा। इसके अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा क्या? एक तो ये मिलेगा आय से ऐनक और औ से औरत, ये मिलेगा मेरे दोस्त दोनों के दोनों। और अपवाद में मेरे दोस्त एक और आ जाता है, एक ए और आ जाएगा इसमें। एक क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? ए और आ जाएगा, ए मिलेगा। एक मिलेगा ए से ऐनक और एक मिलेगा औ से मेरे दोस्त आप लोगों को। और एक अपवाद में आता है मेरे दोस्त ये वाला आ, जो आगत स्वर होता है, जो अपवाद में आता है। इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए जो इसमें मिल जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में उम्मीद करूंगा आ गई होगी। बताइए मेरे दोस्त एक बार थम्स अप करके कि इतनी बात समझ में आई है ना? जल्दी से बताओ। और देखो जीभ निकली हुई है, जिसको आप मुख विवर भी बोल रहे हो, जिसको आप मुख खुलने के आधार पर भी बोल रहे हो, और सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता मेरे दोस्त नहीं है, आप लोग देख सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात या ना? एक बात बताओ जल्दी से थम्स अप करके, इतनी बात क्लियर है क्या ना सबकी? क्यों भाई, इतनी बात सबकी क्लियर है कि ना? आप कह सकते हो समृत में, यहां ट्रिक लिख सकते हो चाहो तो, यहां पर लिख सकते हो मुख लगभग बंद रहता है, ऐसे कर सकते हो। मुख लगभग बंद बंद रहता है ना? थोड़ा मुख खुलता समृत की अपेक्षा, थोड़ा खुलता है समृत की अपेक्षा, ऐसे कह सकते हो। आगे विव्रत में अधिक मुख खुलता है, और इसमें विव्रत में कम, विव्रत से कम और अर्धसमृत से अधिक, अर्धसमृत से अधिक। बात बताओ समझ में आई है ना? अब बताओ जल्दी से थम्स अप करके। कौन सा किसके अंतर्गत आता है? जो परिभाषा दी है उच्चारण करके देख सकते हो। आ मुंह खुल्याना अधिक आ है, और समृत में खोलिए जरा, ई ई उ उ, ई ई उ उ, बहुत नाम मात्र का खुला लगभग में। ए ओए ओए, खुल्या के नहीं खुल्या? जी बिल्कुल खुल्या। ए ए ओ, हल्का खुल रहा है समृत की तुलना में अधिक। समझ में आ गई बात एकदम? बताइए जल्दी से इतना। ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को वन लाइनर में प्रश्न मिलेंगे देखने के लिए, देख सकते हो आप सभी विद्यार्थी। अगर आप लोगों से अर्धस्वर की बात पूछी जाती है तो देखिए, अर्धस्वर जो होते हैं आप लोगों के य और वह होते हैं। इसको अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग व्यंजनों में भी होता है और स्वरों में भी होता है। क्योंकि कोवा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा मेरे दोस्त, कोवा ऐसे भी लिख सकते हैं, और मेरे दोस्त कोवा हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोवा। ये अर्धस्वर में भी और व्यंजनों में भी, दोनों में प्रयोग होते हैं। बस केवल इतना ही ध्यान रखना कि प्रश्न जो पूछा जाएगा वो ये और वह होते हैं अर्धस्वर। और अर्धस्वर मानने वाले कवि का नाम क्या था? भोलानाथ तिवारी था। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अर्धस्वर बोला है किसको? यह और वह को। ये बात भी ध्यान रखना है आप सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या नहीं? और प्राकृतिक स्वर के नाम से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्राकृतिक स्वर कौन से होते हैं, ए ई उ, ये प्राकृतिक स्वर होते हैं मेरे दोस्त। कंठीय स्वर के नाम से पूछा जाए, कंठीय स्वर कौन सा होता है? ए होता है और आ होता है, जो कंठ से बोले जाते हैं। तालु जो होता है वो ई और ई होता है, छोटी ई और बड़ी ई होता है। और रिरी होता है, मूर्धन्य मूर्धा से बोले जाते हैं। ओष्ठीय स्वर में उ और उ होता, कंठोष्ठीय में ओ और औ होता है, कंठ तालुब्य में ए और अ होता है। उदासीन स्वर या केंद्रीय स्वर हो, ए होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? तो मेरे दोस्त 8 स्वर मौजूद हैं। कौन कौन से हैं वो आपके सामने हैं। 8 स्वर मौजूद हैं, वो आपके सामने हैं। और बाकी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि स्त्रीलिंग स्वर कौन से होते हैं, है ना?
अगर आप लोगों से स्त्रीलिंग स्वर की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त स्त्रीलिंग स्वर के जो नाम से जाने जाते हैं छोटी ई और एक बड़ी ई और एक री से री, इनको छोड़ करके बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। ये मेरे दोस्त तीनों के तीनों स्त्रीलिंग होते हैं, इनको भी दिमाग में रखना है। ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी, एकदम फटाफट बता दीजिएगा थम्स अप करके। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? बताओ जल्दी से। हाँ, कवर हो जाएगा शिल्पी। क्लियर हो गई है ना? अब हम बढ़ते हैं मेरे दोस्त किसकी तरफ को? अब हम इसके बाद बढ़ते हैं व्यंजनों की तरफ को। अब हम किसकी तरफ को बढ़ते हैं मेरे दोस्त? व्यंजनों की तरफ को बढ़ते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं वो हमें पता है, वो हमें जानना है। वो क्या होता है व्यंजन, किसे कहते हैं व्यंजन? आपको मैं बता दूं, जो मैंने आपको बताए हैं कि कौन सा कंठ से बोला जाता, कौन सा स्वर से बोला जाता है, तो आपको मैं डायग्राम में भी दिखा देता हूं मेरे दोस्त। कौन सा कंठ? ये कंठ होता है, ए और आ होता है। कंठ होती है होठ से, और कंठ से जो बोले जाते हैं ये दोनों हैं आपके। ठीक है, होठ से बोले जाने वाले, होठ से बोले जाने वाले ऊ और ऊ है आपके। और तालु यहां होता है और कंठ यहां होता है। कंठ और तालु से बोले जाने वाले ये रहे। और तालव्य जो होते, तालु से ऊपर जो होता है मेरे दोस्त थोड़ा सा, ये दोनों ई होते हैं। और मूर्धन्य जो होता है मेरे दोस्त, मूर्धा को बोलते हैं, ये री से री होता है आपका। ठीक है, और तालु जो होता है वो थोड़ा सा बीच में होता है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। इतनी बात बताओ समझ में आई है ना? डायग्राम में भी मैंने दिखा दिया कौन सा कंठ होता, कौन सा ओष्ठ होता, कौन सा तालु होता है। इससे आसान क्या ही हो सकता, सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, थ्योरी डायग्राम दिखा करके बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। आप कहोगे तालव्य और मूर्धन्य दोनों एक जैसे लग रहे हैं, नहीं, तालव्य अलग है और मूर्धन्य अलग है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, तालु कहां होता, तालु यहां होता, देखो ये रहा, ये है तालु। तालु जो है वो ये रहा, पूरा जीभ खुलेगा तो यहां पर तालु होता, पूरा जब जीभ खुलेगा तो यहां पर मेरे दोस्त तालु होता, यहां पर। ठीक है, और जो मूर्धा होता वो ऊपर होता, मूर्धा ऊपर मसूड़े की तरफ होता, तालु जो होता वो नीचे होता। अर्थात अगर मैं बात करूं आपसे यहां पर, तो ये है तालु, ये तालु है, ये तालु है। मैं इसका डायग्राम ही बना देता हूं, ये है तालु, ये तालु है यहां पर, और मूर्धा ऊपर होता, ये ऊपर है, डायग्राम में है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना? बताओ जल्दी से, इतनी बात समझ में आ गई है ना? अनुपम त्रिपाठी कह रही अच्छा समझ नहीं आया। अच्छा, इसमें क्या और समझ नहीं आया ये बताओ मुझे। इससे आसान क्या हो सकता? तुम्हें होठ दिखा रहा हूं, अब तुम्हें मैं कंठ दिखा रहा हूं, तुम्हें मैं कंठ भी दिखा रहा हूं, होठ भी दिखा रहा हूं। इससे आसान क्या हो सकता? बताओ, कहीं पढ़ा तुमने ऐसा डायग्राम प्रयोग करके? बताओ, अगर कहीं पढ़ी हो तो बताओ। क्यों भाई, अगर कहीं पढ़ा हो ऐसा कि डायग्राम से, तो बताओ मुझे, कहीं अगर पढ़ा हो तो आप लोगों ने। जो मैं दिखा रहा हूं वो अपने आप पर अमल करो ना। कंठ ये रहा, नीला है कंठ, नीलकंठ, ये रहा कंठ। अरे शिव शंकर भगवान ने जब विष पिया था तो कंठ नीला ना पड़ गया था, ये वाला, इसी को तो कंठ कहते हैं हम। इससे आसान क्या हो सकता भाई? क्या भाई, आगे बढ़ूंगा मैं व्यंजन की ओर। व्यंजन क्या कहता है उसको ध्यान में रखना है। देखिए, अगर मैं व्यंजन की बात करता हूं तो व्यंजनों की परिभाषा की अगर मैं बात करूंगा तो व्यंजन क्या होता है, इसका विशेष ध्यान आपको इसलिए रखना है क्योंकि इससे संबंधित आप लोगों की मेरे दोस्त संधि बनेगी। इससे संबंधित मेरे दोस्त आप लोगों की क्या बनेगी? संधि बनेगी। अर्थात अगर मैं बात करूंगा मेरे दोस्त संधि से, ठीक है, अगर मैं बात करूंगा मेरे दोस्त संधि से, तो संधि इसी के द्वारा बनती, क्योंकि आपने देखा होगा कि व्यंजन संधि में नियम होते हैं, विसर्ग में नियम होते हैं कि यदि किसी स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर के आगे किसी मेरे दोस्त वर्ग का पहला या तीसरा वर्ण आता है तो स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे या चौथे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। जब हमें तीसरा या चौथा या पांचवा अक्षर ही नहीं पता होगा तो मेरे दोस्त हम कैसे मेरे दोस्त हम इसको परिवर्तित कर देंगे? बात बताइए, समझ में आई या नहीं? इतनी इतनी बात समझ में आई या नहीं? अब देखिएगा, आपको ध्यान से, आपको ध्यान में रखना है कि व्यंजन की परिभाषा क्या बनती है कि जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर के बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। मैंने कहा जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर के बोले जाते हैं,
स्वरों की सहायता सहायता लेकर बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं उन्हें उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन परतंत्र होते हैं। व्यंजन हमेशा परतंत्र होते हैं। हमेशा का मतलब है मेरे दोस्त, परतंत्र का मतलब होता किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं। मतलब दूसरे पर किस पर होंगे? स्वर पर ही तो आश्रित होंगे, क्योंकि व्यंजन जो होगा वो बिना किसी स्वर की सहायता लेकर के नहीं बोला जाएगा। मैंने कहा कि व्यंजन जो होगा मेरे दोस्त, वो बिना किसी स्वर की सहायता लेकर के नहीं बोला जाएगा। गर्दन भी दुखने लग जाती है आगे देखते देखते, और तुम्हारी तो एक लाइन लिखने के लिए होती है कि बस आना हमारी समझ में ना आया। गर्दन भी दर्द करने लग गई सामने को देखते देखते। आप लोगों ने तो नाश्ता कर लिया होगा। सुबह से 8 बजे से क्लास ले रहा हूं, अब देखो 11 बजने वाले हैं। समझ में आ गई? 11 से 12 फिर लूंगा, उसके बाद 12 बजे कुछ मिलेगा खाने को। ठीक है, कितना संघर्ष है जीवन में वो तो हम ही जान सकते हैं। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, मैंने कहा व्यंजन जो होते हैं वो परतंत्र होते हैं, अर्थात ये बिना स्वर की सहायता लेकर के नहीं बोले जाते हैं। और दूसरी चीज अगर मैं आप लोगों को बता दूं, क्या कि मेरे दोस्त एक बात का ध्यान रखना, अगर आपसे व्यंजनों की मूल संख्या पूछी जाए, ठीक है, तो मैं अगर आपको बता दूं तो व्यंजनों की मूल संख्या जो होती है, या आपसे पूछा जाए मूल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जो जवाब होगा वो होना चाहिए 3 ढाई 3 इकाई 10 33। 3 ढाई 3 इकाई 33 होता है मेरे दोस्त। कितना होता है मेरे दोस्त? 33 होता है। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा क्या होगा। अब 33 कैसे होगा? ठीक है, इसीलिए तो मैं कहता हूं आप लोगों का एक सर्वे करने के लिए आता है, एप्लीकेशन पर सर्वे करने के लिए आता कि टीचर्स का कंटेंट कैसा लग रहा है ना, टीचर्स का व्यवहार कैसा है आपके प्रति, बोलचाल कैसा है, जो आप हमें रेटिंग करते हो वो आप पर ही निर्भर करता है कि क्या रेटिंग करते हो आप। ठीक है ना, तो इसको मैं बता रहा हूं। देखिए, मूल व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी होती है मेरे दोस्त? आपकी 33 होती है। आप कहोगे 33 कैसे कैसे होती भैया जी, ये और बता दीजिएगा। साहित्य की क्लास हुई है आज, ठीक है, हुई है। अब देखिए, मूल व्यंजनों की संख्या में स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे आप लोगों के 25। क्या आ जाएंगे मेरे दोस्त? आप लोगों के 25 तो आ जाएंगे आप लोगों के स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे मेरे दोस्त आप लोगों के 4, 25 और 4 29, और 4 आ जाएंगे मेरे दोस्त आप लोगों के अंतस्थ व्यंजन। यानी कि मैं अगर बात करता हूं तो 25 और 4 29 और 4 33, ये हो गए आपके मूल व्यंजन। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त? मैंने क्या कहा मेरे दोस्त आप लोगों से? ठीक है, मैंने क्या कहा? डेली है ये नियम मेरा, रोज 8 बजे से कक्षा लेना, आप तुम देख लो 12 बजे तक लगातार। मैंने कहा मेरे दोस्त क्या कि 33 होती है मूल व्यंजनों की संख्या, अगर अगर मेरे दोस्त आप लोगों से प्रश्न आ जाए कि मेरे दोस्त ये तो हो गई मूल व्यंजनों की संख्या, अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, अगर ये प्रश्न आ जाए तो क्या लगाओगे? तो मेरे दोस्त ये मूल व्यंजन थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप सभी विद्यार्थियों से, तो मेरे दोस्त आपका आएगा क्या? व्यंजनों की कुल संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या। देखिए, कुल व्यंजन जो थे पहले कितने थे? 39 थे। अब वर्तमान में कितने हो गए? 40। आप कहोगे 40 कैसे हो गए?
आप कहोगे मेरे दोस्त 40 कैसे हो गए, आप कहोगे 40 कैसे हो गए। तो 40 जो हो गए वो मेरे दोस्त ऐसे हो गए, मैं आपको बताता हूं कैसे हो गए। यहां देखिएगा, 25 तो हो जाएंगे आपके स्पर्श व्यंजन, 25 यानी कि 33 तो व्यंजन, मूल व्यंजन हो जाएंगे आपके 33। मैं जोड़ करके बता रहा हूं डायरेक्ट आपको, मूल व्यंजन तो आपके कितने हो जाएंगे 33। इसमें दो व्यंजन आप जोड़ोगे द्विगुण, दो व्यंजन आप इसमें क्या जोड़ोगे मेरे दोस्त, द्विगुण। कितने हो गए मेरे दोस्त ये 35। इसमें चार व्यंजन आप जोड़ोगे मेरे दोस्त, क्या आप संयुक्त, चार व्यंजन आप क्या जोड़ोगे मेरे दोस्त, इसमें क्या जोड़ोगे, संयुक्त। तो अगर मैं 35 में चार जोड़ूंगा, ठीक है, अगर मैं 35 में मेरे दोस्त चार जोड़ूंगा तो 5 4 9 होते 39 हो गए, और एक व्यंजन हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का विशिष्ट, जो मेरे दोस्त आपका कहा जाता है एक व्यंजन। कुल मिलाकर के कितने हो गए 40। अब बताओ किस विद्यार्थी की समझ में ना आया, अब बताओ मेरे दोस्त किस विद्यार्थी की समझ में ना आया। मूल व्यंजन कहां से आए, मूल व्यंजन मैंने बताए, मूल व्यंजन में क्या क्या जुड़ेगा, 25 इस पर 4 उसमें 4 अंतस, 25 4 29 4 33, ये हो गए मूल व्यंजन। और कुल व्यंजनों की संख्या में 40 कैसे कैसे हो गया, 4 संयुक्त और जोड़ दिए, 2 द्विगुण और जोड़ दिए, और मेरे दोस्त आपका एक विशिष्ट व्यंजन जोड़ दिया है, जिसको मिलाकर के 40 मेरे दोस्त आप लोगों के हो गए हैं। इतनी बात बताइएगा सभी मेरे प्यारे साथी, इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना, एक बार थम्स अप करके बताओ। एक बार मेरे दोस्त थम्स अप करके बताओ। बताइए जल्दी से। फटाफट थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत गजब। चलिए भाई आगे देखो, अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं धीरे धीरे करके स्पर्श व्यंजन। अब आप कहोगे स्पर्श व्यंजनों की परिभाषा क्या होती है। देखिए स्पर्श का जो अर्थ होता है वो होता है छूना। स्पर्श का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, छूना। यानी कि मैं कह दूंगा आप लोगों से कि जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण हमारे कंठ तालु, है ना, हमारे कंठ तालु और मेरे दोस्त आपका जो आता है क्या, कंठ होता है, तालु होता है, और एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, एक और आता है मूर्धन्य दंत, है ना, इनको स्पर्श करके होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण, उच्चारण कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ओष्ठ को स्पर्श कर, स्पर्श कर होता है, यानी कि छूकर होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या, इनकी संख्या 25 होती है। इनकी जो संख्या है वो मेरे दोस्त कितनी होती है, 25 होती है। ठीक, अब आप कहोगे 25 कौन कौन से होते हैं, इसको और बता दो। ठीक है, तो 25 में अगर मैं बात करूंगा मेरे दोस्त, प्रत्येक वर्ग में 5 5 मेरे दोस्त अक्षर होते हैं, क ख ग घ व। यानी कि अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त प्रत्येक वर्ग की, तो प्रत्येक वर्ग में कौन कौन से अक्षर होते हैं, 5 5 अक्षर मेरे दोस्त होते हैं। यानी कि अगर मैं इनकी परिभाषा की बात करता हूं, यहां देख सकते हो, कै वर्ग आ गया, चे वर्ग आ गया, टे वर्ग आ गया, ते वर्ग आ गया, पे वर्ग आ गया, और ये आप लोगों के होते हैं। देखिए कै वर्ग जो होता है यही मेरे दोस्त आप लोगों का कंठीय होता है। कै वर्ग जो होता है
इसको मेरे दोस्त हम कंठीय से संबोधित करते हैं, यानी कि ये कंठ से बोला जाता है। ये मेरे दोस्त तालु से बोला जाता है, जिसको हम तालव्य कहते हैं। ये मेरे दोस्त मूर्धन्य होता है, मूर्धा से बोला जाता है, इसको मूर्धन्य कहते हैं। और तय वर्ग जो होता है मेरे दोस्त, ये दंतीय होता है, ये दांतों से बोला जाता है, परिभाषा भी बताऊंगा। और ये मेरे दोस्त पै वर्ग होता है, इसको ओष्ठीय कहते हैं, यानी कि होठों से बोला जाता है। ये होते हैं मेरे दोस्त प्रत्येक वर्ग के 5-5 अक्षर, और 5-5 अक्षरों में मेरे दोस्त क्या क्या होता है, कंठ होता है। अब आप कहोगे कैसे सर जी? मैं अगर इसकी परिभाषा की मेरे दोस्त आप लोगों से बात करता हूं, अगर मैं इसकी परिभाषा की आप लोगों से मेरे दोस्त बात करता हूं, तो उसको भी दिमाग में रखना है आप सभी विद्यार्थियों को। देखो, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का जो पिछला हिस्सा है वो किसको छूता है मेरे दोस्त? हमारे कंठ को छूता है। यहां ध्यान देना मेरी बात पर। मैंने कहा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है, उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? कंठीय व्यंजन कहते हैं। उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? उसको मेरे दोस्त हम कंठीय व्यंजन कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? इतना बताओ मुझे, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? क को के क्यों कहते हैं? अच्छा, कै को के कह रहा हूं मैं? अरे क होता कै कबूतर, मेरी खड़ी बोली है इसलिए आवाज में लगता होगा ऐसा। ठीक है, KTM, KTM ऐसे भी याद कर सकते हो। कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य और डी और ओ कर देना, यानी कि दंतीय और मेरे दोस्त ओष्ठीय। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? इतनी बात सभी की समझ में आ गई है ना? ठीक, आगे देखो। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का बनता है क्या? हाँ, ये ध्यान देना है आप सभी को। देखिए, जो कंठीय है वो कैसे कैसे बोला जाता है, किस तरीके से बोला जाता है? मैंने कहा कि जीभ का जो पिछला हिस्सा है हमारे कंठ को छूता है, या मैं कह दूं कंठ और जीभ का निचला भाग, इसमें जो कार्यरत होते हैं वो कौन से होते हैं? कंठ और जीभ का निचला भाग, जीभ का निचला भाग, निचला भाग, क ख ग घ। आप चाहे तो उच्चारण करके देख सकते हो। ठीक है, KTM 2, इसकी ट्रिक याद कर सकते हो क्या? KTM 2, KTM 2 ये याद कर सकते हो। K4 कंठीय, T4 तालुव्य, M4 मूर्धन्य, D4 दंतीय और O4 ओष्ठीय। इस तरीके से इसकी ट्रिक मेरे दोस्त याद कर सकते हो। इस तरीके से इसकी ट्रिक याद कर सकते हो। मैं बता देता हूं, यहां पर KTMDO ये हो जाएगा KTM 2। परिभाषा मैंने बताई है, क्या बनेगी परिभाषा? कि कंठ और जीभ का निचला भाग मेरे दोस्त कार्य करता है इनके उच्चारण में। जीभ का जो निचला भाग है वो मेरे दोस्त कंठ से बोला जाता, कंठ से उच्चारण करता, कंठ को उच्चारण करता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? अगर मैं मेरे दोस्त तालुव्य की बात करता हूं तो तालुव्य किसको बोलते हैं? चयवर्ग को बोलते हैं। यानी कि इसमें जो कार्यरत होगा, इसमें जो हमारा मतलब कार्य करेगा वो तालु और जीभ का कार्य करेगा। तालु और जीभ इसमें मेरे दोस्त होगा, यानी कि तालु और जीभ का कार्य इसमें होगा। किसमें? तालुव्य व्यंजन के अंतर्गत। यानी कि ये तालु को स्पर्श करके बोली जाएगी और जीभ इसके अंतर्गत मेरे दोस्त कार्यरत के अंतर्गत होगा। और मूर्धन्य की बात करूं तो इसमें मूर्धा और जीभ मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? मूर्धा अर्थात मुख को कहा जाता है और मेरे दोस्त जीभ को कहा जाता है। मूर्धा और जीभ इसके अंतर्गत मिलेगा। और दांत की बात करूं, दंत और मेरे दोस्त जीभ इसके अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? दंत और जीभ इसके अंतर्गत आएगा। अर्थात मैं आप लोगों से कह दूं कि जिस व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करने पर जीभ का अग्रभाग हमारे ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है तो उसे दंतीय व्यंजन कहते हैं। ऐसे भी परिभाषा मेरे दोस्त आपको मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? और अगर मैं बात करता हूं ओष्ठीय की, तो मेरे दोस्त
ओष्ठ जो होता है उसका जो प्रयोग होता है वो मेरे दोस्त होठों से होता है। अर्थात मैं बात करूंगा कैसे, ये जो पे वर्ग है ये होठ, होठ, होठों से इसका प्रयोग होता है। पे फे बे भे में होठ इसमें कार्य करते हैं, पे फे बे भे में ये होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आज यहां तक ही मेरे दोस्त हम लोग रखते हैं, बाकी का कल हम मेरे दोस्त और भी इसकी परिभाषा सहित मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बताऊं, डिटेल्स बताऊंगा आपको पूरी पक्की वाली एकदम, है ना, परिभाषा सहित आप हम लोग जो है कल की कक्षा में हम लोग कर लेंगे। बाकी मिलते हैं अब हम आपसे कल की कक्षा में। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उसकी क्लास हुई थी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिएगा, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।